सोचिए अगर आपको हर महीने लोन की ईएमआई भरनी हो और इनकम इतनी कम हो कि घर का खर्चा भी ना चले। ऐसी ही हालात देश की भी होती है जब डेब्ट क्राइसिस होता है। एक कंट्री जब अपने उधार किए गए पैसे वापस नहीं कर पाती तो उसे डेब्ट क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। ये क्राइसिस सिर्फ गवर्नमेंट तक ही नहीं बल्कि आम लोगों तक भी पहुंचती है। कोविड-19 ने इस क्राइसिस को और भी बढ़ा दिया है। हालांकि कोविड को हुए 5 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन कई देश हैं जो अभी भी इससे सफर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डेब्ट क्राइसिस होता क्या है, किस तरह से ये इकोनॉमी को इफेक्ट करता है और ऐसे कौन से कंट्रीज हैं जो रिसेंट टाइम्स में इससे जूझ रही है, जैसे कि श्रीलंका और ग्रीस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। What is debt crisis? डेब्ट क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन होती है जब कोई कंट्री अपने लोन्स या डेब्ट्स को रीपे नहीं कर पाती। जब एक कंट्री उधार करते वक्त अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मैनेज नहीं कर पाती तो डेब्ट बढ़ता जाता है। जब कंट्री को ज्यादा लोन्स लेने पड़ते हैं और उनके पास रीपेमेंट करने के लिए पैसे नहीं होते तो ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ईयर 2020 में ग्लोबल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 360% तक पहुंच गया था। मतलब दुनिया भर का टोटल डेब्ट जीडीपी का 3.6 गुना हो गया था। इमेजिन एक कंट्री के लिए ये कितना डेंजरस हो सकता है। श्रीलंका's डेब्ट क्राइसिस, अ केस स्टडी। श्रीलंका का डेब्ट क्राइसिस एक बहुत ही ऑब्वियस एग्जाम्पल है जो सबने रीसेंट न्यूज में देखा। कोविड-19 के बाद श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर, जो उनका मेजर इनकम सोर्स था, बिल्कुल बंद हो गया। देश का जीडीपी 4% तक गिर गया। साथ में उन्होंने फर्टिलाइजर बंद कर दिया, जो एग्रीकल्चर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इस वजह से फूड शॉर्टेज, फ्यूल शॉर्टेज और मेडिसिन की कमी हुई। श्रीलंका का फॉरेन डेब्ट $51 बिलियन तक पहुंच गया और उनके पास अपने लोन को रीपे करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बचा था। ऐसे में श्रीलंका को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की मदद लेनी पड़ी। IMF एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग कंट्रीज को लोन देती है ताकि वो अपनी इकोनॉमी स्टेबलाइज कर सके, लेकिन ये लोन एक सेट कंडीशन के साथ आते हैं जिसे ऑस्टेरिटी मेजर्स कहते हैं। श्रीलंका के केस में IMF ने कहा कि उन्हें अपने गवर्नमेंट एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना होगा, टैक्सेस बढ़ाने होंगे और पब्लिक स्पेंडिंग पर कंट्रोल लगाना होगा। ये रिफॉर्म्स शॉर्ट टर्म में लोगों के लिए पेनफुल हो सकता है, जैसे इन्फ्लेशन और हाई लिविंग कॉस्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम ये है कि IMF का लोन सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन है, अगर गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई नहीं करती और फ्यूचर प्लानिंग नहीं करती तो डेब्ट क्राइसिस फिर से हो सकता है। श्रीलंका का केस ये सिखाता है कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और ओवर डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल इनकम सोर्स, टूरिज्म, किस तरह से एक कंट्री को क्राइसिस में डाल सकता है। ग्रीस डेब्ट क्राइसिस, अ वेकअप कॉल फॉर यूरोप। अब बात करते हैं ग्रीस की। ग्रीस का डेब्ट क्राइसिस 2009 के ग्लोबल रिसेशन के बाद शुरू हुआ था। ग्रीस का गवर्नमेंट डेब्ट जीडीपी के 170% के आसपास पहुंच गया था। इस क्राइसिस की वजह से ग्रीस को 2010 में IMF, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB और यूरोपियन कमीशन से बेल आउट मिला था। ये बेल आउट आया था स्ट्रिक्ट ऑस्टेरिटी मेजर्स के साथ, जिसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट करनी पड़ी थी, टैक्सेस बढ़ाए गए थे और पेंशन कम की गई थी। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पब्लिक को पड़ा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 27.5% तक पहुंच गया था और जीडीपी में 26% की श्रिंकेज देखने को मिली थी। ये सिचुएशन सोशल अनरेस्ट का रीज़न बन गई थी और ग्रीक के लोगों के लिए 2010 टू 2020 तक फेस बहुत ही मुश्किल भरा रहा है। लेकिन अब ग्रीस की हालत पहले से बेहतर है और धीरे धीरे खुद को जीडीपी को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है। द ग्लोबल डेब्ट क्राइसिस पोस्ट कोविड-19 ने सबको अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करवाया। जब लॉकडाउन लगाए गए तो बिजनेस बंद हो गए, टूरिज्म चला गया और गवर्नमेंट को स्टिमुलस पैकेजेस और वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए ज़्यादा पैसे बोरो करने पड़े। IMF के मुताबिक 2020 में ग्लोबल डेब्ट $226 ट्रिलियन तक पहुंच गया था, जो अपने दुनिया के जीडीपी का 256% है।
पुअर कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, घाना और अर्जेंटीना ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे अपने डेब्ट्स को मैनेज करने में। इन्फ्लेशन बढ़ गया और करेंसी डिवैल्यूएशन का सामना करना पड़ा। अगर ये कंट्रीज अपने डेब्ट को मैनेज नहीं कर पाई तो वो डिफॉल्ट भी कर सकती है, जैसे श्रीलंका ने किया था। द सोशल इम्पैक्ट ऑफ डेब्ट क्राइसिस। डेब्ट क्राइसिस सिर्फ नंबर्स तक ही नहीं बल्कि आम जिंदगी को भी इफेक्ट करता है। जब गवर्नमेंट अपने खर्च को रिड्यूस करती है या टैक्सेस बढ़ाती है तो आम लोगों को डायरेक्ट नुकसान होता है। ग्रीस में जब ऑस्टेरिटी मेजर्स लगाए गए थे तो अनएम्प्लॉयमेंट 27.5% तक पहुंच गया था। इसी तरह श्रीलंका में फूड और मेडिसिन की शॉर्टेज ने लोगों की डेली लाइफ को टफ बना दिया था। इन्फ्लेशन की वजह से बेसिक आइटम्स की प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गई थी और लोगों को फूड और अदर एसेंशियल गुड्स मिलने में मुश्किल हो रही थी। ये सब इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से सोशल अनरेस्ट भी बढ़ा है, जैसे श्रीलंका में देखा गया था जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे। What can be done to prevent a debt crisis? सबसे पहले एक कंट्री को रिस्पॉन्सिबली बोरो करना चाहिए। लोन्स सिर्फ उस टाइम लेने चाहिए जब ज़रूरत हो। ये इंश्योर करना चाहिए कि जो पैसे उधार लिए जाए उनका यूज़ प्रोडक्टिव सेक्टर्स में हो जाए। गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना होगा जिससे कि वो किसी एक सेक्टर पर डिपेंड ना हो। जैसे श्रीलंका टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा रिलायंस करती थी। रेवेन्यू जनरेशन पर फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि डेब्ट रीपेमेंट में हेल्प मिले। आखिर में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होना भी इम्पॉर्टेंट है ताकि फॉरेन लेंडर्स और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बना रहे। तो दोस्तों, डेब्ट क्राइसिस का सल्यूशन पॉसिबल है अगर हम गलतियों से सीखें और अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथन करें। श्रीलंका और ग्रीस जैसे एग्जाम्पल्स हमें सिखाते हैं कि डेब्ट मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी चीज़ है। अगर हम आज के टाइम में अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखना चाहते हैं तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और डाइवर्सिफाइड ग्रोथ के प्रिंसिपल को अपनाना होगा। हमें अपने इकोनॉमिक फ्यूचर को सिक्योर करना होगा ताकि हम ऐसे क्राइसिस से बच सके। आपके क्या थॉट है इस पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे। थैंक यू।